सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के नए अध्याय जिसमें भारत का आर्थिक नियोजन से संबंधित कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर आर्थिक नियोजन है। शायद आपको नियोजन समझने में परेशानी हो रही होगी, आपको नया लग रहा होगा, थोड़ा पटा रहा होगा। तो नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग, यानी प्लान यानी भविष्य में कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो योजना बनाई जाती है वही प्लान कहलाता है। तो वही इसी का अर्थ हिंदी है नियोजन। तो ध्यान में रखिएगा, ये आर्थिक नियोजन क्या हुआ, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो उसी के बारे में अध्ययन है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो भारत में क्या रहा इकोनॉमिक प्लानिंग, उससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी बिंदुओं पे चर्चा हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न कर रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या था। तो अभी हम लोगों ने समझा कि आर्थिक नियोजन क्या था, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक जो उद्देश्य था, प्लान क्या होता है, प्लान होता है कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो भविष्य में जो उस पर योजना बनाई जाती है, जो एक लक्ष्य रखा जाता है, वो प्लान कहलाता है। तो उसी तरह जो आर्थिक नियोजन है, वो आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन कहने का अर्थ हुआ कि अब आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम क्या करना, दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन कहलाता। अर्थात क्या हुआ, यानी कि जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उसका इष्टतम यानी सबसे उचित और अनुकूल तरीके से दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन कहलाया। तो आप समझिए, कोई भी जो संसाधन है देश में, राज्य में, उस संसाधन का उचित रूप से मानवीय संसाधन कब होगा, जो जहाँ जनसंख्या होगा वहाँ स्वाभाविक सी बात है, जनसंख्या अगर यूथ का ज़्यादा रहे तो वहाँ मानवीय संसाधन ज़्यादा है, क्योंकि मानवीय से रिलेटेड वहाँ वर्क ज़्यादा है। तो उससे क्या करना है, उसको उच्चतम प्रयोग करना संसाधन का। वो संसाधन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे आप देखे होंगे बहुत सारा लौह इस्पात कारखाना लगा, फिर बहुत सारा अयस्क है जहाँ मिल रहा है, कोयला हो गया। तो ये सभी क्या है, एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो वही करा है कि उसको उचित रूप से क्या करना, सबसे अनुकूल और उचित तरीके से दोहन करने की प्रक्रिया है आर्थिक नियोजन। तो यह अर्थ करता कि उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए कि निर्देशात्मक होना चाहिए, समाजवादी और पूंजीवाद। देखिए ये सभी उसका स्वरूप होना चाहिए। आप देखेंगे कि आर्थिक नियोजन के प्रकार है जो वह विभिन्न रूपों में बांटा गया है। एक देखेंगे अवधि के आधार पर, जिसमें हम लोग देखेंगे दीर्घकाल, लघुकाल, अल्पकाल। फिर प्रक्रिया के आधार पर जिसमें केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की बात की रही, तो उसी का भाग है जो नियोजन के प्रकार हैं, किस प्रकार से होना चाहिए, उसी में से कुछ प्रकार के भाग यहाँ विकेंद्रीकरण। अब समझिए विकेंद्रीकरण क्यों, विकेंद्रीकरण इसलिए जरूरी है ताकि क्या हो सके, इसका उचित रूप से प्रयोग किया जा सके। जिस तरह से हम लोगों ने देखा था पंचायती राज में कि 73वां संविधान संशोधन के तहत किस प्रकार से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का प्राप्त किया गया, यानी उसको स्वतंत्रता जो होना चाहिए व्यक्ति मूल रूप से उसको देने की बात हो गई। जिसमें हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से जो स्थानीय शासन होता है वह क्या होते हैं, जो केंद्र और जो प्रादेशिक सरकार होते हैं उससे ज़्यादा परिचित कहीं वो स्थानीय स्तर पर होती है। इसलिए वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या किया गया, वहाँ का बनाया गया स्थानीय स्वरूप, पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया। तो उसमें हम लोग तो इस तरह से इस यहाँ भी क्या है, एक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब जो क्या है, विशेष निर्णय केंद्र ले सके और शेष निर्णय जो भी निम्न स्तरीय संस्था है वो क्या कर सके, ले सके। तो विकेंद्रीकरण भी आवश्यक है। निर्देशात्मक क्या हो गया, निर्देशात्मक में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रक्रिया ये इसके आधार पर निर्देशात्मक राज्य और बाजार के अंतर संबंध के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक आदेशात्मक और एक निर्देशात्मक। तो निर्देशात्मक में क्या होता है, यानी कि जो नीति बनाने का कार्य केंद्र करेगा और उसको जो क्रियान्वयन होगा वह निजी क्षेत्र में इसके द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से निर्देशात्मक भी क्या हो गया, जरूरी था। उसके बाद समाजवादी और पूंजीवादी। देखिए यह समाजवादी और पूंजीवादी क्यों दिया है, अगर यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था होता तो भी सही होता। क्योंकि समाजवादी में क्या होता, समाजवादी में जो बाजार का नियंत्रण होता है वह सरकार के पास होता है। अर्थात वस्तुओं का उत्पादन, जो वस्तु उत्पादन के संसाधन है उसका विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नहीं मतलब वस्तुओं का उत्पादन हो गया, उस वस्तुओं का साधन हो गया, पैसों का जो नियंत्रण है वह सरकार के अंदर में होता है, यानी सार्वजनिक रूप में होता है। इसका जो उद्देश्य होता है इस प्रकार की समाजवादी अर्थव्यवस्था का, इसका विशेष उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों को कल्याण करना। वही हो गया, उसी को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके बाद हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हम लोगों ने देखा था, जो उदारवादी के अंतर्गत, उदारवादी में क्या आ रहा था, पूंजी उदारवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत में आ रहा था कि जिसमें बाजार का नियंत्रण क्या हो, वह किसी निजी क्षेत्र में हो, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है क्या होना,
अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, यानी मुख्य उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना, जिसके कारण इसका जो क्या होता है नियंत्रण होता है वह निजी अर्थात पूंजीपतियों का इस पर होता है। इसलिए उदारवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहा जाते हैं। और भारत में क्या है, यह दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था, इसलिए सामाजिक और पूंजीवादी दोनों दिया है कि यहाँ पर क्या होता है निजी लोगों की स्वतंत्रता की बात रखी जाती है तथा लोगों के कल्याण की भी बात की जाती है, यानी दोनों तरह से भारत की अर्थव्यवस्था है। जहाँ आगे हम लोग देखेंगे कि आर्थिक जो आयोजन है उसका अनिवार्य अभिलक्षण है, तो उसमें भी हम लोग को देखने को मिलेगा कि अगर उद्देश्य पूछा जाए आर्थिक नियोजन का तो जरूर मिश्रित अर्थव्यवस्था उसका आधारित है। लेकिन अगर अनिवार्य अभिलक्षण पूछ दिया जाए तो उसमें हम लोग देखेंगे कि समाजवादी होगा। तो कैसे क्यों होगा उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो ये हम लोगों ने जाना कि भारत का जो आर्थिक नियोजन है वह किस स्वरूप कैसा है, तो विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण इसलिए है ताकि उसका समुचित प्रयोग हो पाए, है ना। जो स्थानीय स्तर पर निर्देशात्मक मतलब जो भी केंद्र क्या कर रही है, नीति बना रही है, नीति बनाने का कार्य केंद्र उसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, तथा उसका क्रियान्वयन जो निजी क्षेत्रों के द्वारा किया एक तरह से निर्देशात्मक भूमिका भी निभाता है। समाजवादी पूंजीवादी हम लोगों ने देख लिया कि समाजवादी पूंजीवादी अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था, अगर वह भी ऑप्शन होता तो सही होता, क्योंकि वह क्या है इसका जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य कहिए नहीं आधारित जो है वह आर्थिक नियोजन वह मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर ही आधारित है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 में आते हैं भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अभी हम लोगों ने जाना कि भारत का आर्थिक नियोजन क्या होता है। आर्थिक नियोजन में हम लोगों ने देखा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, कौन लक्ष्य, आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम यानी उचित और सबसे उचित और अनुकूल तरीके से दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो अर्थात आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आर्थिक नियोजन क्या है, जो राज्य के अभिकरण द्वारा देश के आर्थिक संपदा और सेवाओं का एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान किया जाता है। यानी जो भी संपदा और सेवा है एक निश्चित अवधि के लिए जो उसका पूर्वानुमान लगाया जाता है वह क्या करता, आर्थिक नियोजन कराता। जिसमें हम लोगों ने जाना कि उसका स्वरूप कैसा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था स्वरूप में उसका, देखिए उसे स्वरूप क्या है, विकेंद्रीकरण भी था, निर्देशात्मक भी था, समाजवादी है और केंद्रीकृत है। तो ये सभी उसका एक स्वरूप में आता है। अब उसका उद्देश्य पूछेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, तो ये जान लीजिए। अब जो आर्थिक नियोजन है वो हम लोगों ने जाना कि क्या होता है, तो उसका उद्देश्य क्या है, स्वाभाविक सी बात है अगर संसाधन का क्या होगा उचित और अनुकूल तरीके से प्रयोग होगा तो स्वाभाविक सी बात है लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, यानी जो आय है वह बढ़ेगा, आय के बीच समानता घटेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर रोजगार, स्वाभाविक सी बात है जब क्या होगा संसाधनों का उचित होगा, मान लेते हैं कोयला है या लौह है इसके कहीं ज़्यादा पाया जा रहा है तो उसके संशोधन करने के लिए कारखाने लगेंगे, तो कारखाने लगेंगे तो काम भी लोगों को मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये प्रवृत्ति भी है। पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानता, अभी हम लोग चर्चा की आर्थिक असमानता मतलब क्या हो गया, जो लोगों के बीच आय की असमानता वो अभी कमी आएगी, रोजगार मिलेगा। गरीबी उन्मूलन, बिल्कुल सही बात है, गरीबी से निकलने का एक प्रयास भी रहेगा, आधुनिकीकरण भी होगा। अब स्वाभाविक सी बात है जब आय आएगा तो टेक्नोलॉजी का भी धीरे धीरे उसमें आगमन होगा। तो ये सभी क्या है उसके मुख्य उद्देश्य हैं। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कभी कभी प्रश्न छांटने के लिए दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उसका सही उत्तर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 3 में कह रहा है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत में योजना से संबंधित, योजना कहने का मतलब क्या हो गया, वही हो गया जो आर्थिक नियोजन यानी जो आर्थिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग है जिसकी बात की गई, सबसे पहले प्रस्तुत करने का जो श्रेय दिया गया था वह दिया गया 4 ऑप्शन में से एम विश्वेश्वरैया। ये वही पहले भारतीय व्यक्ति होते हैं जो भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत करने का काम करते हैं। ये जो क्या है, यह भारत के क्या होते हैं उस समय ब्रिटिश भारत के लोकप्रिय अभियंता और मैसूर के पूर्व दीवान होते एम विश्वेश्वरैया, जिनकी पुस्तक क्या है, कौन सा है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, जो 1934 ईस्वी में पब्लिकेशन होती है। और इसी के द्वारा जो इनका विचार है राज्य नियोजन का पर इनका जो विचार है वास्तव में वो क्या है, वह लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरह व्यवहारिक एवं उपयोगी है, जो औद्योगिकरण पर बल दिया है। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहला जो विचार आता है योजना का, जो आप देखेंगे कि आगे जो इनके द्वारा जो योजना लागू किया जाता है, प्रथम जो योजना दिया जाता है भारत को वह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स धीरे धीरे उभर कर आते हैं। और फिर देखिए सी में एक ऑप्शन है मुंबई उद्योगपति, इसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि किस तरह से बम्बई में क्या होता है कि कुछ 8 उद्योगपतियों के द्वारा, जिसमें JRD टाटा भी रहेंगे, जॉन मथाई भी रहेंगे, घनश्याम बिरला भी रहेंगे, ये 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक प्लान क्या क्या आता है, इकोनॉमिक प्लान दिया जाता है, जिसमें से लोगों की आय की दुगना की बात की जाती है, 10,000 करोड़ इन्वेस्ट की बात की जाती है, जिसमें कृषि पर भी उसको बढ़ाया जाता है, कृषि निर्गत में भी
बढ़ाने की बात होती है, औद्योगिक निर्गत में भी, तो ये इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। फिर जवाहरलाल नेहरू देखेंगे हम लोग, जब क्या होगा आर्थिक नियोजन, ये योजना समिति की बात होगी, तो उस योजना समिति में इनके नेतृत्व में अध्यक्ष बनेंगे, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट 4 में देख लीजिए, भारतीय योजना का निर्माण का उद्देश्य क्या। अब देखिए भारतीय योजना क्या है, ये वही भारतीय योजना जो क्या किया गया, आर्थिक नियोजन है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, उसको प्राप्त करने के लिए जो एक योजना बनाएगी वही कहलाए, जो योजना आयोग कहलाएगा। तो ये भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या था, यानी योजना क्यों निर्माण करने का क्या उसका उद्देश्य था। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। योजना इसलिए बनाया गया, देखिए योजना कब बनाया गया, ये निर्णय कब लिया गया, योजना आयोग का, वही कह रहा है भारतीय योजना का। यह लिया जाता है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जब मंत्रिमंडलीय बैठक हो रही होती, तो उसी मंत्रिमंडलीय बैठक में क्या किया था, इस प्रस्ताव को पास किया जाता है 15 मार्च 1950। तो कभी कभी प्रश्न यह भी देखने को मिलता है कि जो ये योजना आयोग है, योजना की अवधारणा है, उसको कब स्वीकार किया गया, तो ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी में इसको स्वीकार किया जाता है, और उसके बाद 1951 ईस्वी में इसको लागू कर दिया जाता है। यह कोई संवैधानिक नहीं है, इसका कोई संविधान में वर्णन नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग चर्चा किए कि यह मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा। मंत्रिमंडल क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग सिविक्स में भी किए हैं, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। मंत्रिमंडल होता है जिसमें कैबिनेट स्तर का मंत्री भाग लेते हैं। कैबिनेट स्तर क्या होते हैं, जो सबसे उच्च स्तर का मंत्री होते हैं, यानी बोला जाता है कि जो पूरा शासन होता है भारत का, जो उसमें मेन हेड क्या होते हैं, उन्हीं के नियंत्रण में होता है, यानी जो पूरे जो प्रशासनिक इकाई जो चलता है, वो कंट्रोल करने का प्रशासनिक हो गया, वो सभी जो अधिकार होते हैं वो कैबिनेट स्तर का मंत्री का होता है, जो अपने विभाग का क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और निर्णय लेने के लिए होते हैं। तो 15 से 20 लोगों का ही होता है, जबकि मंत्रिमंडलीय में मंत्रिमंडल क्या हो रहा है, मंत्री परिषद होता है। तो मंत्री परिषद में क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री भी आ जाते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री भी आ जाते हैं, उप मंत्री भी हो जाते हैं। तो इसलिए मंत्रिमंडल का संख्या बड़ा है, लेकिन पावर जो है कैबिनेट ये इसका है मंत्रिमंडल का। तो ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल क्या होता है, दोनों का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, है ना। तो ही मंत्रिमंडलीय में क्या किया जाता है, ये निर्णय लिया जाता है 1950 में। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की भी बात की जाती है। आय एवं संपत्ति में असमानताओं को घटाना, यह भी बात किया जाता है कि जो असमानता है उसको क्या करना, घटाना। निर्धनता उन्मूलन, यानी गरीबी को कम करने की बात की जाती है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, 4 क्यों हो गया वो भी हम लोग समझे। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत में जो योजना की अवधारणा है, नहीं जो योजनाओं का जो निर्माणकरण हुआ वह कब होता, वह होता 15 मार्च 1950 ईस्वी में, जब मंत्रिमंडलीय बैठक होता है। उस बैठक में एक प्रस्ताव पास किया जाता है, और उसके बाद क्या हो जाता है, इस योजना की अवधारणा को स्वीकार करने के बाद 1951 ईस्वी से लागू कर दिया जाता है। तो स्वीकार है तो 1950 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कभी कभी तो यह भी प्रश्न देखने को मिलता है कि मंत्रिमंडलीय क्या है, तो उसमें रहेगा संवैधानिक है, उसके बाद रहेगा मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा पारित है। तो उस प्रकार से भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो अगर आपको पता हो तो उसका सही जवाब आप दे पाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए में, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान नेत्र संस्था। संविधान नेत्र का मतलब क्या होता है, संविधान नेत्र का मतलब होता है वह शक्ति जो संविधान में सम्मिलित नहीं है, उसी को हम लोग संविधान नेत्र कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा। अब ऑप्शन में है वित्त आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, निर्वाचन आयोग। आइए बारी बारी से ऑप्शनों का अध्ययन करते हैं कि वित्त आयोग, याद करिए वित्त आयोग की चर्चा हम लोग राज्य व्यवस्था में किए थे। जब राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़े थे उसमें देखे थे कि अनुच्छेद 280 के तहत क्या किया गया, केंद्र और राज्यों के बीच कर बंटवारे के लिए क्या किया गया, वित्त आयोग का गठन किया गया है। उसके बाद है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद क्या था, जब हम लोग आयोग एवं परिषद पढ़े थे उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कर सकता है, जो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 273 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। और इस अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की मांग सरकारी आयोग भी करती है, उससे पहले भी जो आयोग आती है वह भी करती है। तो इस तरह से क्या है, ये अंतर्राज्यीय परिषद जो था हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि ये मुख्यतः कुछ परिस्थिति था जिसमें हम लोगों ने देखा था 2 या 2 से अधिक राज्यों का जब कोई क्या हो, उचित मांग हो, यानी मतलब उसके कॉमन मांग हो तब वो कर सकता है, या 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई मुद्दा हो या लोकहित की बात हो तो वो 2 से 3 कंडीशन में क्या कर सकता, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का मांग किया जा सकता था। निर्वाचन आयोग क्या था, यह निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में किया गया था, जिसमें 324 से 329 के क तक इससे संबंधित सभी प्रावधान की बात किए गए थे। तो तीनों का वर्णन। लेकिन नीति आयोग क्या है, यह नीति आयोग क्या है, यही योजना आयोग है, जो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई। देखिए कहानी क्या है, पहले तो क्या होता कि मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा योजना का प्रस्ताव पास किया जाता है, उसके बाद मंत्रिमंडल में जब ये पास हो जाता है उसके बाद क्या हो जाता है, यह 15 मार्च 1950 को पास होता है, 1951 से लागू होता है। तो ये पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है, यानी प्रत्येक 5-5 वर्ष का। तो क्या होता है, जब
भारत में जब बीजेपी की सरकार 2014 में आती है, उसके बाद आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि नीति आयोग, ये योजना आयोग की जगह नीति आयोग चलाया जाएगा। तो ही इसका जो स्थापना होता है नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को होता है। हालांकि जो खत्म होता है योजना आयोग 12वीं पंचवर्षीय योजना, वो होता है 2017 में, यानी 17 जोड़ लीजिए, 5 साल घटा दीजिए, 12 5 17 है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो उसी की जगह पे नीति आयोग चला गया, इसका कोई संविधान में वर्णन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं साथ में, आर्थिक आयोजन का एक अनिवार्य अभिलक्षण क्या है। आ गया प्रश्न। अभी चर्चा किए थे कि जो आर्थिक आयोजन है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, वहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे। यहाँ पर कह रहा आर्थिक अनिवार्य अभिलक्षण क्या है। तो जो अनिवार्य अभिलक्षण है, अगर पूछ दिया जाता कि आर्थिक नियोजन का जो ये आधारित है वह किस पर है, तो देखिए अगर आर्थिक नियोजन आधारित की बात की जाए तो भारत का आर्थिक नियोजन स्वाभाविक सी बात है किस पर आधारित है, ये आर्थिक नियोजन। यानी आर्थिक नियोजन क्या था, आर्थिक नियोजन था कि आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो उपलब्ध संसाधन का उचित और सबसे उचित और अनुकूल तरीके से जो दोहन करने की प्रक्रिया ही आर्थिक नियोजन कहला रहा था। तो उसमें क्या था, वह मुख्यतः किस पर ध्यान दिया जा रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मिश्रित है, यानी समाजवादी और पूंजीवादी दोनों है। यानी इसमें निजी की भी, अब निजी लोगों की स्वतंत्रता की बात की जाती है, प्लस लोगों को कल्याण की भी बात की जाती है। तो इसके कारण जो आधारित है ये तो मिश्रित है, लेकिन करा अनिवार्य अभिलक्षण क्या है, तो अनिवार्य अभिलक्षण है कि लोगों के यहाँ पर कल्याण की बात मुख्य रूप से की जाती है। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में था जिसमें कि जिसका मुख्य उद्देश्य होता था वह लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि लोगों का कल्याण करना, क्योंकि इसका जो बाजार का नियंत्रण है वह सरकार के हाथों में अर्थात सार्वजनिक में होता था, जिसमें हो गया वस्तु के उत्पादन के संसाधन और वितरण, वो सभी नियंत्रण क्या होती थी, सरकार के अंडर में होती थी, जिसका मुख्य जो उद्देश्य होता था लाभ प्राप्त ना करके लोगों का कल्याण करना। इसलिए जो आर्थिक नियोजन का अनिवार्य अभिलक्षण है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर पूछ दिया जाता कि आर्थिक आयोजन का आधारित किस पर है, तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। क्यों, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी दोनों हैं, अर्थात निजी की भी बात यहाँ पर निजी लोगों की स्वतंत्रता की भी बात होती है तथा लोगों के कल्याण और समुचित विकास की भी बात होती है। तो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट 8 में देख लीजिए, करा भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान लेने के लिए किया था। तो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जब बीजेपी की सरकार भारत में आती है उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की घोषणा की जाती है, यानी योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग हो जाएगा। जो पंचवर्षीय योजना था उसे समाप्त कर दिया गया, तो जो उसका समाप्ति होता है, सबसे लास्ट पंचवर्षीय योजना होता है वह 12वीं पंचवर्षीय योजना, वह 2017 में समाप्त होती है। तो ध्यान में रखेंगे, लेकिन इसकी स्थापना पहले ही कर दी जाती है और जो समाप्त होगा उसके बाद नीति आयोग चलता है। तो वही हो जाएगा, किसके स्थान पर किया गया था, तो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। और इस योजना आयोग का जो निर्माण है वह मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा 1950 ईस्वी में डिसीजन के बाद इसको किया जाता है, 1951 से लागू किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। 9 में हम लोग देखते हैं पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था। यह भी काफ़ी अच्छा, जो पूर्ववर्ती योजना आयोग था उसको आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था। ये आर्थिक मंत्रिमंडल बताए थे वह अशोक चंद्रा। ये अशोक चंद्रा कौन थे, ये अशोक चंद्रा वही होते हैं जब जनता पार्टी की सरकार आती है। अब जनता पार्टी की सरकार कब आती है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1978 में आती है। और जब देखेंगे कि जब 1978 में ये सरकार आएगी तब वो क्या होगा, वह जो 5वीं पंचवर्षीय योजना चलता है, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से रहता है, चौथी तो रहता है 1969 से लेकर 574 तक रहता है, और ये 74 से 579 तक रहता है। तो वही सरकार आएगी तो एक वर्ष पहले इसे समाप्त कर देगी, और वही समाप्त करने के बाद उसकी सरकार में जो अशोक चंद्रा होते हैं वो क्या होते हैं, वो वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, इनका मतलब शायद वो पद वो संभाले हुए होते हैं। तो फिर बाद में क्या किया जाता है, अशोक चंद्रा है ना, नहीं वो मिन्हास है जो बाद में उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये अशोक चंद्रा होते हैं, वही आर्थिक मंत्रिमंडल कहकर इन्होंने पूर्ववर्ती योजना आयोग को बताया था। नेक्स्ट देख लीजिए 10 में, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था। जो पूर्ववर्ती जो योजना आयोग है उसकी अब याद करिए, योजना आयोग का गठन किस पर हुआ था, याद करिए। अभी हम लोग चर्चा किए, इस योजना आयोग का गठन होता है वह होता है यानी कि मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। क्या मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव ऑप्शन में है, किसके अनुसार ऑप्शन में है, राष्ट्रीय योजना समिति। नहीं, ये राष्ट्रीय योजना समिति क्या था, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल में 1938 ईस्वी में होगा, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करेंगे। तो ये नहीं होगा। गोरेवाल समिति, यह भी नहीं है गोरेवाल समिति, संविधान सभा में इसका कोई वर्णन है ही नहीं। तो हो जाएगा योजना सलाहकार बोर्ड, जो उस योजना के सलाहकार बोर्ड था उसी के द्वारा क्या किया जाता है, योजना आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 11 में, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। नियोजन का अर्थ हम लोगों ने जाना था कि प्लान होता है, यानी इकोनॉमिक प्लान।
तो इकोनॉमिक प्लान के बारे में उसका जो प्रारंभ करने का है वह किस तरह से किया गया था, वह प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कर इसका उपयोग किया गया था। तो वह हो जाएगा 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से यह लागू हुआ था। जो जो पंचवर्षीय योजना था, जो 51 से 1951 से लेकर 56 तक प्रत्येक 5 वर्ष योजना के लिए योजना का प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12 में कह रहा है कि भारत के लिए जो नियोजन अर्थव्यवस्था है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, यानी भारत के लिए नियोजित, ये बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी पर, जो क्या है, जो प्रथम भारतीय होते हैं, जो भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा प्रस्तुत करने का श्रेय यही एम विश्वेश्वरैया को जाता है। जो क्या होते हैं, जो एक अभियंता होते हैं, श्रेष्ठ अभियंता होते हैं ब्रिटिश भारत में, जिसमें ब्रिटिश होता, मैसूर प्रांत के पूर्व दीवान भी होते हैं। उन्हीं की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया जो 1934 ईस्वी में पब्लिश्ड होती है, वही उन्होंने बताया है कि जो राज्य नियोजन के उनके विचार हैं वास्तव में लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरह व्यवहार एवं उपयोगी हैं, जो मुख्यतः क्या करता है, जिसमें औद्योगिकरण पर बल दिया गया था, कृषि श्रम से श्रम के उद्योग को संक्रमण की बात किया गया है, जिसके माध्यम से 1 दशक में राष्ट्रीय आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। जो इनके द्वारा जो आयोजित किया गया था, जो पहला जो नियोजन दिया गया था वह 10 वर्ष का था। यह भी देखने को मिल रहा था। प्रश्न 13 में देख लीजिए, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। प्लानिंग एंड पुअर, यही B.H. मिन्हास। जो B.H. मिन्हास कौन है, इसका फुल फॉर्म हो गया बगीचा सिन्हा मिन्हास। इन्हीं के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर पुअर लेखक हो जाता है। यह भी इकोनॉमिक्स ही होते हैं, उसके बाद ये पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए 14 में कह रहा, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन का एक योजना प्रस्तुत की। नियोजन का अर्थ क्या हो गया, जो प्लान है ना, वह एक प्लान योजना प्रस्तुत की। वह योजना कितने वर्षों की थी। अभी हम लोग चर्चा किए कि जो भारतीय नियोजन की पहली रूपरेखा है वह एम विश्वेश्वरैया के द्वारा क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं का श्रेय जाता है। जो क्या होते हैं, एक अभियंता भी होते हैं, श्रेष्ठ अभियंता भी होते हैं, मैसूर प्रांत के दीवान भी होते हैं। उन्हीं के द्वारा प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया 1934 ईस्वी में इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाता है। जो राज्य नियोजन का पर उनका जो विचार होता है, जो वास्तव में क्या होता है, वह लोकतांत्रिक पूंजीवाद की तरह व्यवहारिक एवं उपयोगी होता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो योजना प्रस्तुत करते हैं, योजना देते हैं, वह प्रथम 10 वर्षों के लिए देता है। इसमें उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह से क्या कर सकता है, इसे के द्वारा जो आय है उसको दोगुना किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय योजना समिति। अब राष्ट्रीय योजना समिति क्या है, अब इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति क्या है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की पहल पर किया जाता है। जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, राष्ट्रीय योजना समिति की, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, यानी अध्यक्ष वो बनाए जाते हैं। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से इसकी स्थापना तो 1938 में हो जाता है, लेकिन क्या करता है यह योजना समिति अपना रिपोर्ट समय से नहीं दे पाता, क्योंकि फिर द्वितीय विश्व युद्ध आ जाता है, जो 1939 से 45 तक चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध आ जाने के कारण यह अपना रिपोर्ट को देने में देरी जारी करता है। तो वह 1948 ईस्वी में अपना रिपोर्ट देता है और वही 1949 में पब्लिश होता है। ये भी प्रश्न देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय योजना समिति है जिसकी स्थापना कब किया जाता है और प्रकाशित कब किया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 16 में करा, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद की नियुक्त होने वाले। अभी चर्चा की कि राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, वह जवाहरलाल नेहरू बनाए जाते हैं। लेकिन ये किनकी पहल से ये स्थापना किया जाता है, ये सुभाष चंद्र बोस की पहल पर 1938 ईस्वी में किया था। जान लीजिए, सुभाष चंद्र बोस भी काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो IAS का भी, जो उस समय सिविल सर्विसेज था, उसका भी वो एग्जाम निकाले थे, लेकिन जैसे ही वो स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेते हैं तो उसको त्याग दे देते हैं। तो ये था जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने उसकी नियुक्त हुए थे। 17 में देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, 40 में, 42 में, 47 में, 49 में। तो राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है वह होती है 1949 ईस्वी में। हालांकि 1948 ईस्वी में देते हैं पब्लिश्ड, वही मान लीजिए जनवरी या ओपनिंग वीक में हो रहा होगा न्यू ईयर के, तो 1949 इसलिए ऑप्शन में दिया हुआ है। 48 भी होता क्योंकि 48 में वो दे चुके थे, रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ है। 18 में देख लिया, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न। अब करा गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो गांधीवादी योजना है श्री यानी जयप्रकाश नारायण, श्री जयप्रकाश नारायण नहीं, श्री मन्ना नारायण के द्वारा किया जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, गांधीवादी विचार जो 1944 ईस्वी में किया जाता है वह किनके द्वारा किया जाता है। देखिए, जयप्रकाश नारायण भी है, तो जयप्रकाश नारायण की कोई चर्चा नहीं। अब आ जाइए डी में क्या है,
डी में करा श्री नारायण अग्रवाल ने, तो इन्हीं के द्वारा किया जाता है 1944 ईस्वी। देखिए ये जो गांधीवादी योजना होता है इसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य होता है कि जो जन समुदाय के जीवन है, जीवन को न्यूनतम निर्वाह स्तर तक लाना, जो जन समुदाय का है उसको न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर तक लाना। और उसमें और विशेष रूप से बात की जाती है कि जो सहकारी कृषि और लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात होती है, जिसमें 3500 करोड़ रुपया के प्रस्तावित व्यय की बात किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जन समुदाय को क्या किया जाता है? न्यूनतम जीवन निर्वाह स्तर तक लाने की बात होती है। 1944 में कुछ उद्योगपतियों द्वारा एक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, योजना प्रस्तुत किया जाता। उस योजना क्या नाम है? देखिए इसी की चर्चा हम लोग किए थे, जो बॉम्बे प्लानिंग के नाम से जाना गया था। आइए इसे समझते क्या होता। वर्ष 1944 ईस्वी में कुछ उद्योगपतियों के द्वारा, जिसमें से हम लोगों ने देखा था जौहर मिठाई, जो है सब आप सुने होंगे, JRD टाटा, घनश्याम बिरला, इस 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक क्या किया जाता है? आर्थिक विकास की योजना तैयार कर प्रकाशित किया जाता है, जो क्या कहलाता है? ए प्लान इकोनॉमिक डेवलप फॉर इंडिया नाम इस योजना ने 15 वर्षों के लिए किया था, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए के व्यय के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय को दोगुने करने की बात हुई थी। साथ में जो है क्या है, तो ये कृषि निर्गत पर 130% की वृद्धि की आशा की गई थी इसमें, औद्योगिक पर 500% की, सेवा निर्गत पर 200% की। तो इसलिए ये जो नाम है बॉम्बे प्लान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, तो ये बॉम्बे प्लान हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 20 में, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी हम लोग देखे थे गांधीवादी योजना, जिसमें कौन थे? नारायण अग्रवाल जी थे। अब है जन योजना। अब जन योजना MN राय के द्वारा किया जाता है। MN राय कौन होते? याद करिए, मानवेंद्र नाथ राय। इसकी चर्चा हम लोग हिस्ट्री में भी किए थे, मॉडर्न हिस्ट्री में, कि मानवेंद्र नाथ राय क्या थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे। कहाँ? ताशकंद में किए थे। कब? 1920 ईस्वी में किए थे। जो क्या थे? एक साम्यवादी विचार के थे, जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी ये क्या सदस्य रहे थे, है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, यानी साम्यवादी विचार होता है, जो प्रणाली आधारित भी होता है साम्यवादी, यानी साम्यवादी का अर्थ वर्गहीन, कोई वर्ग का इसमें नेतृत्व नहीं होता, यानी सभी के लिए। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? मानवेंद्र नाथ जन समुदाय की बात होती है। इसमें वो जनता के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने की बात होती है। प्रस्तावित व्यय इसमें 15,000 करोड़ रुपये रखा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, यह अवधि 10 वर्ष के लिए जन योजना को प्रारूप को तैयार करने की बात 10 वर्ष के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? देखिए ये सब योजना का, अब जरूरी नहीं है कि अमल ही हुआ, लेकिन ये सब योजना दिया गया था। फिर गहन विचार और सब कुछ करने के बाद आप देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद किस तरह से मंत्रिमंडलीय बैठक में क्या कहता है, योजना सलाहकार बोर्ड के द्वारा फिर योजना आयोग का स्थापना किया था। फिर सर्वोदय योजना ये गांधी जी का है, याद करिए सर्वोदय योजना, जिस पर क्या था, ये आप हम लोग स्थानीय स्वशासन में भी देखे थे कि सर्वोदय योजना के आधार पर, अर्थात क्या है, जो स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वतंत्रता की बात हो गई थी, या स्थानीय स्तर पर लोगों को विकास की करने की बात हो गई थी, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण को लेकर बात आया था। तो वही सर्वोदय योजना है, जो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? यह तैयार किया जाता है जयप्रकाश नारायण के द्वारा 30 जनवरी 1950 ईस्वी में। उद्देश्य तो वही होगा, जैसे ही यह गांधीवादी है तो अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उसके बाद सिद्धांत होता है गांधी जी की सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित होता है, और विशेष उद्देश्य होता है आर्थिक विषमता को न्यून करना, आर्थिक खेती को बढ़ावा देना, राज्य की समग्र आय और पंचायतों तथा शासन सत्ता में समान विभाजन करना। ये बात की जाती है इसमें सर्वोदय योजना में। तो यह कब किया गया था? यह किया जाता है 30 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ध्यान में रखेंगे, सर्वोदय योजना है तो इसलिए अहिंसात्मक की, इसमें अहिंसात्मक ढंग से क्या करना, शोषण विहीन समाज की भी स्थापना की इसमें बात की गई थी। 22 में देखते हैं, भारत सरकार ने पृथक विभाजन, नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब करा नियोजन एवं विकास विभाग। अब नियोजन का अर्थ मतलब हो गया वही प्लानिंग हो गया, जिसको हम लोग योजना भी कह सकते हैं। तो योजना एवं विकास विभाग वह कब खोला गया था? वह खोला गया था 1944 ईस्वी में। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य वही था कि देश में योजना संबंधी कार्यों के संगठन और समन्वय किया जा सके, उसी लिए योजना एवं विकास विभाग की स्थापना किया जाता है। जिसमें क्या होता है, जो अर्देशियर दलाल होते हैं, अर्देशियर वही इसके क्या होते हैं, जो बॉम्बे प्लान के नियंत्रक भी होते हैं, इसके कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, कार्यकारी सदस्य के रूप में कौन? अर्देशियर दलाल को क्या था, लेकिन और 20 विशेषज्ञों का पैनल भी गठित किया जाता है। हालांकि बाद में आप देखेंगे कि इसे 1940 में बंद कर दिया जाता है। इसमें वही केंद्रीय विभागों, प्रांतों और सामाजिक भारतीय समाजशास्त्रियों को औद्योगिकरण हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। किसके किसके लिए? केंद्रीय विभाग, प्रांत और समाजशास्त्रियों को औद्योगिकरण के विस्तृत चर्चा के लिए। तो ये हो जाएगा, वही हो जाएगा
नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला गया था? 1944 ईस्वी में। वही करा। आप देखिए नेक्स्ट में, नियोजन एवं विकास विभाग कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो अर्देशीर दलाल को किया गया था, जो क्या होते हैं? बम्बई प्लान के नियंत्रक ये होते हैं, इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें 20 विशेषज्ञों का टीम भी होता है, जिसमें क्या बात की जाती है? केंद्रीय विभाग हो गया, प्रांत हो गया, भारतीय समाजशास्त्रियों को औद्योगिकरण हेतु विस्तृत योजनाएं तैयार करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो 1946 में फिर इसको बंद कर दिया जाता है। 24 में देखिए, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ अब करा। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? तो नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब से हो गया था? 1951 से हो गया था। 1950 में डिसीजन लिया जाता है, और नियोजित रूप से जो प्लान रूप से जो उसका विकास का शुभारंभ, ये देखिए शुभारंभ लिखा हुआ है, तो वह हो जाएगा 1951 से 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से। 25 में देखिए, 25 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? ये गुनार मीडल है। गुनार मीडल, इन्हीं के द्वारा रोलिंग प्लान दिया जाता है। अब ये रोलिंग प्लान क्या होता है? देखिए, अब फिर आप देखेंगे, जब जनता पार्टी की सरकार आएगी ना, तब वह क्या करेगी? इसी अनवरत योजना को वो फॉलो करेगी, यानी अनवरत ये रोलिंग प्लान, जो रोलिंग प्लान के नाम से काफ़ी जाना जाता है ना। इसमें क्या था? जो गुनार मीडल थे द्वारा जो पुस्तक है द एशियन ड्रामा में इस अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय किसी को जाता है? उसी को, जनता पार्टी को जाता है, तथा डीटी कड़वाल को जाता है। ये दोनों को जाता है। इसमें क्या होता है? इस योजना के दौरान जो होता है, उच्च मूल्य की मुद्राओं का विमुद्रीकरण किया जाता है। विमुद्रीकरण मतलब फिर से जारी करना, जिसके कारण जो मार्केट में नकली नोट हैं, मतलब इन तरह विभिन्न कारणों के, फिर जो हो गया काला धन हो गया, मतलब इससे आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है, रुकता है ये सब चीज़ें, है ना। शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार, सार्वजनिक बीमा योजना प्रारंभ की गई। तो नेक्स्ट हम लोग देख लें, तो रोलिंग प्लान हम लोगों ने जान लिया कि गुन्नार मीडल के द्वारा था। गुन्नार मीडल के अनुसार क्या था? राष्ट्रीय सरकार की जो, देखिए गुन्नार मीडल का जो मुख्यतः जो इसका जो होता है, जो राष्ट्रीय आय की, जो राष्ट्रीय सरकार होते हैं उसके रीति नीति से संबंधित वह कार्यक्रम होता है, जो बाजार शक्तियों की क्रियाकलापों में राज्य हस्तक्षेप प्रणाली को सामाजिक प्रक्रिया के उत्थान हेतु क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। यानी जो बाजार में हस्तक्षेप होता है, बाजार क्रिया में जो राज्य के हस्तक्षेप हेतु, वो इसलिए हस्तक्षेप किया था, सामाजिक क्रिया के उत्थान को लागू किया जा सके। यही था गुनार मीडल का। नेक्स्ट देखते हैं 26 में, कह रहा आर्थिक नियोजन विषय क्या है? अब आर्थिक नियोजन, आर्थिक का इकोनॉमिक प्लानिंग का विषय क्या है? कौन सा है? संघ सूची में है कि राज्य सूची में है? तो यह हो जाएगा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का क्या था विशेषता यह था कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, लेकिन अगर केंद्र कानून बना देता है तो प्रभावी वह हो जाता है। नेक्स्ट 27 में देखिए, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है? अब योजना आयोग के बारे में आते हैं। तो योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता है अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना वही होता है जो भारत में जब सरकार आती है, बीजेपी का सरकार आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना को समाप्त कर उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया जाता है। इसका जो समाप्ति होता है वह 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-5-17 है ना, यही था। तो 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से स्टार्ट होता है। अब 28 में करा योजना आयोग अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं? अब ये ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है कि जितना भी योजना बना हुआ सभी पंचवर्षीय योजना था, लेकिन यह वार्षिक योजना क्यों बना? तो आइए इसे समझते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना तो जरूर 1951 में होती है। तो 1951 के बाद पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष चलती है, 1956। तो पहला सही चलता है। दूसरा पंचवर्षीय योजना, पहला में विकास का लक्ष्य भी प्राप्त होता है, जिसमें 2.5 रखा जाता है, प्राप्ति होता है 5 हो जाता है। तो विकास भी जितना वृद्धि दर रखा गया था, वास्तविक वृद्धि लक्ष्य उससे ज़्यादा प्राप्त होता है। और सेकेंड में आ जाइए 56, 5, 61। अब 61 दूसरा भी सही चलता है। दूसरा में जिसमें हम लोग देखेंगे कि मुख्यतः जो होता है भारी उद्योग की स्थापना भी की जाती है। इसमें मुख्य रूप से समाजवादी समाज स्थापना करने की बात की जाती है। लोगों के बीच जो आय में असमानता था उसको कम करने की बात की जाती है। तो ये था दूसरा। तृतीय में क्या होता है? अब आ जाइए 61, 5, 66, फिर 5 वर्ष हो गया, 61, 5, 66 हो गया। अब यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है। क्यों प्राप्त नहीं हो पाता? क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध भी हो जाता है, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो जाता है, और 1966 में बिहार तथा उसके आसपास में क्षेत्र में भयंकर सुखाड़ आता है। 3 महीना में 1 बूंद पानी तक भी नहीं पड़ता है। तो ये सभी कारणों के कारण जो लक्ष्य इसका रखा जाता है 5.6 मात्र 2.5 प्राप्त होता है। तो जिसके कारण अब योजना अवकाश होगा कहाँ?
66 से लेकर 69 तक, ये 3 वर्ष का योजना गैप होगा, इसमें इसको रेस्ट दिया जाएगा और एक एक वर्ष के लिए यहाँ योजना अपनाया जाएगा। तो 3 तो यहाँ हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि हरित क्रांति का जन्म होगा, है ना, किस प्रकार से IADP आएगा, यानी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन के सदस्यों को बुलाया जाएगा, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा सात राज्य में 7 डिस्ट्रिक्ट को चुन लिया जाएगा। फिर 1960 में ये किया जाता है, 1960 में फोर्ड फाउंडेशन को बुला लिया जाता है। फिर 64-65 में देखेंगे कि क्या किया जाता है, 114 डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। फिर 1966 ईस्वी में हाइब्रिड एल्डिंग कहा जाता है, उच्च गुणवत्ता वाली बीज का विकास हो जाता है, भारत में हरित क्रांति आ जाता है। तो ये सभी 1 वर्ष के लिए एक योजना 3 वर्ष यहाँ चलता है। फिर क्या होता, चौथी पंचवर्षीय योजना अब 1969 से लेकर चला 4-5 वर्ष तो हो गया 74, फिर 5 वर्ष तो 79। अब क्या हो जाता है 79 नहीं 74 से 79 तक होना चाहिए, लेकिन 74 से 79 नहीं होगा। कब, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1978 में क्या होगा, लोकसभा का चुनाव आएगा और इसमें सरकार गिर जाएगी। जो पहले से सरकार चलते आ रही थी अर्थात कांग्रेस की, तो वह कांग्रेस का सरकार नहीं बनेगी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनेगा। और जैसे ही गैर कांग्रेसी सरकार कौन बनेगा, वह मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसे ही यह सरकार बनती है उसके बाद क्या कर दिया जाता है, जैसे सरकार ये बनेगी, उस जो पंचवर्षीय योजना था उसको 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया जाता है। अब यहाँ भी 2 साल गैपिंग होगा, फिर 2 साल गैपिंग के बाद जनता पार्टी की सरकार अब 78 से यह भी 5 वर्षों के लिए, यह 78-5 83 हो जाता है। लेकिन क्या होता है, बदकिस्मत से इस जनता पार्टी की भी सरकार गिर जाती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत जनता पार्टी को भी नहीं आता है ना, इसलिए सरकार इसकी भी गिर जाती है। फिर 1880 ईस्वी में पुनः उस कांग्रेस की सरकार आती है, इंदिरा गांधी की, तो फिर 80 से 85 फिर चलेगा। कौन, ये हो गया छठी पंचवर्षीय योजना। अब फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना अब होगा 85 से 5 हो गया 89, 89। अब क्या होगा 89 में भी क्या होगा, अब फिर सरकार गिरेगी, इसमें भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत नहीं आएगा। अब फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब इस जनता पार्टी की सरकार में अब हो जाएंगे, अब यहाँ पर फिर चलेगा वही, इसमें जो VPC होते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह होते हैं, ये तो वह क्या होते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह, हालांकि वह कांग्रेस के ही होते हैं। कांग्रेस में जिस समय ये 1985 से जो अभी चल रहा होता है, 1985 से 89, उसी के बीच में वो वित्त मंत्री होते हैं और वो बोफर्स घोटाला का मुद्दा उठा देते हैं राजीव गांधी को लेके, जिसके कारण काफ़ी जनता के बीच आक्रोश हो जाता है और उसमें वही हार का सामना देखने को मिलता है। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या होते हैं, लोगों के सामने पूरा चर्चित हो जाते हैं। तो इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या होंगे, जनता पार्टी में आ जाएगा, क्योंकि उनको निष्कासित कर दिया था, जनता पार्टी से आएंगे। फिर यहाँ पर चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप और देवी दयाल, तीनों में आपस में होड़ चलेगा। इधर चंद्रशेखर जो है, उन्हें क्या है, ये VPC को प्रधानमंत्री बनने से उन्हें दिक्कत है, वो नहीं बनना देखना चाहते हैं VPC को। तो उधर क्या होते हैं, देवीलाल और विश्वनाथ प्रताप सिंह मिलकर बीजू जनता को, वहाँ उड़ीसा में वो बैठक होती है और किस तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब बनते हैं तब क्या हो जाता है, उसके बाद जब ये बनते हैं तो ये हो जाता है कौन सा, आरक्षण वाला मंडल, आरक्षण मंडल वाला बात उठ जाता है ना, आरक्षण मंडल को लेकर हो जाता है। तो आरक्षण मंडल लेकर फिर क्या हो जाता है, इसमें आरक्षण देने की OBC की 27% की जब बात होती है तो इसके लेकर पूरे देश में हंगामा, खून खराबा स्टार्ट हो जाता है। अब इसको लेकर फिर अटल बिहारी वाजपेयी को भी 23 अक्टूबर 1991 को जेल जाना पड़ता है। अब फिर क्या होगा भाई, बीजेपी अपना वापस ले लेगी यहाँ से, जनता पार्टी से। अब बीजेपी जैसे ले लिया तो इसकी सरकार भी 11 महीना बाद गिर गई। अब इधर चंद्रशेखर को, और चंद्रशेखर क्या करते हैं, चंद्रशेखर भी जनता दल के होते हैं, ये भी चाहते बना। अब इधर से कांग्रेस चंद्रशेखर को क्या करता है, प्रमोट करता है प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन चंद्रशेखर बोलते हैं हम तो मतलब उतने योग्य है नहीं कि जो सरकार बना सके। तब इधर वो पर ये देते हैं, जो कांग्रेस होती है वो बोलती है, राजीव गांधी बोलते हैं कि आप बनिए, सपोर्ट मिलता है, इधर चंद्रशेखर बनेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, बदकिस्मती से चंद्रशेखर को भी पता चल जाता है कि हमारी भी सरकार गिरने वाली है, तो वह इस्तीफा दे देते हैं मार्च में, लेकिन जून तक बने रहते हैं। फिर देखेंगे कि यह इस तरह से क्या हो गया, कहानी समझ गए ना। अब देखिए कि 1989 से 91 आते आते एक VPC की सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री हो गए, फिर चंद्रशेखर, वही पार्टी के चंद्रशेखर बने। अब वह मार्च 1991 में चंद्रशेखर भी क्या हो गए, वह त्यागपत्र दे देते हैं, 6 मार्च को दे देते हैं, लेकिन उनको बाद में बना हुआ रहता है। तो क्या होते हैं, अब इधर क्या होता है, अब 1991 ईस्वी में फिर से चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है। 3 चरणों में चुनाव होने की बात होती है, वही 20 मई को चुनाव पहला चरण होता है और दूसरा चरण 21 मई को होता है। एक गए हुए थे रैली में राजीव गांधी, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है 21 मई को। फिर क्या होता है, कुछ समय के लिए लोकसभा का शेष 2 चुनाव को टाल दिया जाता है। अब फिर इसमें क्या होता है, फिर आप देखेंगे तो 2 चुनाव के बाद फिर इसमें कांग्रेस का बहुमत आएगा। फिर देखेंगे किस प्रकार से इंदिरा गांधी क्या करेगी, एक ऐसे व्यक्ति को जो न राज्यसभा लोकसभा का सदस्य थे, न किसी
मतलब उस पार्टी से थे तो उसको बनाया जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को बनाया जाएगा, फिर से स्थायी सरकार चलेगा। इसी के कारण 3 वर्ष इधर हो गया, 2 वर्ष जनता पार्टी हो गया और 2 वर्ष हो गया किसके कारण, राहुल गांधी के कारण। तो ये हो गया 5-7। तो इस तरह से क्या हो गया, वार्षिक योजनाएं 7 है, 7 वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है ना। क्यों क्यों बना वो हम लोगों ने समझा किस वजह से। तो नेक्स्ट देख लीजिए 29 में कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56, 5 61 हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61, 5 66 हो गया। तृतीय में 66 71, यही गलत है क्योंकि तृतीय क्या होता है, वह 61 से 66 होता है, 5 66 होता है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद फिर से वार्षिक योजना चलाई जाएगी 3 साल के लिए। छठी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सही बात है, 80 से 85 है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, 85 5 89। और यही 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होगा, फिर से सरकार गिरेगी और फिर जनता पार्टी की फिर सरकार आएगी, जिसमें बीपी गिरी पहले बनेंगे, वीपीसी बनेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री, यह भी 11 महीना बाद जाएंगे। फिर बनेंगे चंद्रशेखर बनेंगे, फिर ये भी 4 महीना रहेंगे। तो इस तरह से कहानी ये चलता रहेगा। और 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 7 सही है। नेक्स्ट 29 के बाद 30 में आइए। चलिए 30 में हम लोग देखते हैं। 30 में कह रहा अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न, याद करिए अनवरत योजना कब लागू किया जाता है। रोलिंग प्लान, जिसके जो रोलिंग प्लान होते हैं ये किनके द्वारा दिया जाता है, यह अवधारणा सर्वप्रथम गुन्नार मिडर के द्वारा दिया जाता है, जिन्होंने बताया था कि किस तरह से जो राज्य सरकार है वह रीति नीति से संबंधित वह कार्यक्रम होता है जिसकी में क्या होता है, बाजार शक्तियों के क्रियाकलापों में राज्य हस्तक्षेप प्रणाली की सामाजिक प्रक्रिया के उत्थान हेतु लागू किया जाता है। यानी उसमें जो हस्तक्षेप किया जाता है इसलिए ताकि सामाजिक उत्थान को किया जा सके, उसी में से कुछ वैसा प्रस्ताव वैसा डिसीजन को लिया जाता है। तो वही अनवरत योजना होता है। तो ये किस अवधि के लिए बनाया गया था, तो वह पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार 1978 में आती है। 78 से 83 के लिए रखा जाता है। 83 इसलिए है क्योंकि प्लान तो अपना पूरा कार्यकाल ही रखे थे ना, लेकिन वो कहिए बदकिस्मत की क्या हो, सरकार गिर जाती है, पूर्ण बहुमत नहीं रहती है, वापस ले लेते हैं, तो 80 तक ही रह पाते हैं। हालांकि चलता नहीं है 83 तक, 80 में ही तो गिर जाता है। नेक्स्ट 31 में देखिए, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है कितना है। भारत में योजना के आरंभ से किसी पंचवर्षीय योजना में आच्छादित कुल वर्ष, देखिए आच्छादित कुल वर्ष कितना है, तो वह है 6, है ना। अब 6 कैसे है पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या। देखिए एक तो होता है 3, हम लोगों ने देखा कि पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्ष था 1966 के बाद, जो 1966 के बाद क्या था 1966 और 3 69 था, 3 वर्ष इधर था और 2 इधर था, जब मोरारजी देसाई की सरकार 1978 ईस्वी में आती है। फिर हम लोगों ने 2 देखा था। तो जो पूरा जो पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित वर्षों की संख्या है, टर्म तो 7 था लेकिन जो 6 है वह 6 होगा। नेक्स्ट, भारत में योजना अवकाश था, तो अभी हम लोगों ने जाना। अब देख लीजिए ऑप्शन में योजना, भारत में तो योजना अवकाश क्या हुआ, 66 में भी हुआ, है ना, उसके बाद 78 में भी हुआ, फिर 89 में हुआ। ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में कह रहा 1962 के चीनी युद्ध के पश्चात। चलिए आगे पढ़िए, 1966 के सूखे के पश्चात, तो बिल्कुल 1966 के बाद हुआ था। तो ये थोड़ा संभावना लग रहा है, लेकिन शायद सूखे दे दिए गए हो तो आपको नहीं मालूम, पता चल रहा होगा। 1971 में देखते हैं, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध। देखिए योजना अवकाश तो हुआ था 1966 के बाद हुआ, तो प्रश्न तो ये पूछ रहा, हाँ ये कारण जरूर था कि भारत चीन युद्ध के कारण जो योजना अवकाश लिया गया, जिसके कारण वास्तविक जो लक्ष्य थे वह प्राप्ति नहीं हुआ, जो लक्ष्य रखा गया। हाँ बांग्लादेश की स्वतंत्रता पश्चात, ये तो 1971 में है, इसको रहने दीजिए। फिर क्या भारत पाकिस्तान युद्ध, हाँ ये भी कारण रहा कि क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। तो ये दोनों जरूर अवश्य कारण थे, लेकिन जो अवकाश होता है वह 66 के बाद, क्योंकि सूखा भी तो पड़ता है ना बिहार में। आप देखेंगे 3 महीना तक उस समय जो मानसून का सीजन होता है, एक बूंद पानी तक नहीं पड़ता, पूरा अकाल छा जाता है। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से दक्षिण भारत से अनाज को मंगाकर वितरण किया जाता है। जब अनाज देने की बात आती है तो दक्षिण भारत भी एक शर्त रखता है कि जो भारी उद्योग है उसकी स्थापना लघु इस्पात के उद्योग यहाँ किया जाए। हालांकि वो कहानी अलग है। तो देख लिए उस नेक्स्ट में 33 में निम्नलिखित में से सही क्या है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना है। अब देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो पहले चलता है 1951 ईस्वी से 56 ईस्वी में चलता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में होता है कि खदान संकट से निकालने का उद्देश्य की प्राप्ति करने की बात होती है, यही होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य होता है प्राथमिक कृषि में क्या करना, आत्मनिर्भर बनाना, जो हैराट डोमर पर आधारित होता है। तो कृषि की प्राथमिकता दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। इसमें खदान संकट से निकलने का उद्देश्य की बात की गई थी,
इसलिए क्योंकि भारत का विभाजन होता है ना, द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो इससे उभरने के लिए ये बात को जोर दिया जाता है। तो सही बात है। चौथी पंचवर्षीय योजना, तो पहली के बाद दूसरी भी आया था, तीसरी भी आया था, तो यहाँ चौथी आ गई। चलिए चौथी में देख लेते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में है स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हो जाता है, वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने के कारण क्या हो जाता है, चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की बात की जाती है। सही बात है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या था, ये वही होता 75 से लेकर 74 से लेकर 89 तक होता, और जो एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया जाता है। तो न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम, तो यह सही बात है। जो 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना था ना, इसमें न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय, पौष्टिक भोजन, इस तरह की योजनाओं का विकास किया जाता है। इसलिए यह भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 34 में आ जाइए। 34 में करा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं था। अब लक्ष्य से अधिक नहीं था। पहली पंचवर्षीय योजना क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना जो था उसमें खदानों के उद्देश्य की प्राप्ति की बात हो गई थी, यानी कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात की गई थी कि खदान संकट से निकल सके। तो इसका वास्तविक दर क्या रखा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो वास्तविक दर रखा गया था वह रखा गया था 2 पॉइंट समथिंग, लेकिन जो प्राप्त होता है लक्षित मतलब 2.1 रहता है, लेकिन प्राप्त क्या होता है 3.6 होता है, इसमें भी ज़्यादा होता। अब आ जाइए द्वितीय में। द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी क्या रखा जाता है, इसमें रखा जाता है 4.5 और प्राप्त होता है 4.27, है ना। तो उसके बाद पाँचवीं में आ जाइए। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, इसमें भी 5.5 रखा जाता है और प्राप्त होता है लगभग 5 के आसपास। छठी में क्या होता है, 5.2 रखा जाता है, इसमें 5.44 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर देखें कि 2 में है जो थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन जो पहले आ रहा है, तो पहले तो 2 ही आ रहा है ना, उसके बाद 3 आ रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, पाँचवीं में भी कम ही हुआ था, लेकिन उसके अंतराल में जो ज़्यादा कमी हो द्वितीय में है, तो इससे घबराना नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्योंकि दोनों में तो कमी देखने को मिला ना वास्तविक दर में। नेक्स्ट देख लीजिए। अब कह रहा है कि मिलान करनी योजना, प्रथम योजना। अब प्रथम योजना क्या था, प्रथम योजना में हम लोगों ने देखा था कि क्या हो गई थी, कृषि में आत्मनिर्भरता की बात की रही थी, खदानों की जो कमी था उससे निकलने की बात हो गई, आर्थिक संकट से निकलने के लिए उद्देश्य की प्राप्ति। क्या इसमें कृषि से या खदान संकट से उभरने की बात हुई है, तीव्र औद्योगिकरण, सामुदायिक विकास, आधारभूत उद्योग, न्यूनतम आवश्यकता, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास, तो नहीं बात हुई। तो चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो चलता है वह चलता है 56 से लेकर 61 तक 5 वर्ष। इसमें क्या हो जाता है, मुख्यतः भारी उद्योग की बात की जाती है, भारी उद्योग लगाने की बात की जाती है, तथा इसमें समाजवादी समाज के उद्देश्य की भी इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। लेकिन साथ में भारी उद्योग, जिसमें आप देखेंगे कि राउरकेला में क्या होगा, दुर्गापुर में, भिलाई में, ये सभी में लौह इस्पात उद्योग लगाए जाते हैं। वही राउरकेला जो उड़ीसा में, उसमें 1955 ईस्वी में जर्मनी की फर्म ड्रीमो एंड ट्रूप्स की सहायता से एक क्या किया जाएगा, लौह इस्पात की स्थापना किया जाएगा। फिर देखेंगे राउरकेला के बाद आ जाइए दुर्गापुर में। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में, इसमें 1962-55 में लगाया जाता, 62 से स्टार्ट होता ब्रिटेन की सहयोग से। दुर्गापुर भिलाई छत्तीसगढ़ में, इसमें आप देखेंगे कि 1955 ईस्वी में लगाया जाता, 1959 ईस्वी से स्टार्ट होता पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से। उसके बाद अन्य सिंदरी में भी लगाया जाता है, जो एशिया का सबसे बड़ा होता है 1951 ईस्वी में। फिर आप देखेंगे कि 1952 ईस्वी में क्या होगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का भी पेरम्बूर तमिलनाडु में लगाया जाएगा, जो क्या होगा, सवारी डब्बों का निर्माण करेगा। फिर चितरंजन में भी देखेंगे कि 1950 में, यहाँ 1950 से 85 के आसपास है चितरंजन में। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि चितरंजन में क्या है, क्या किया जाएगा, रेल विद्युत बनाने का कारखाना है, सबसे पुराना स्टार्ट किया जाएगा। तो ये सभी क्या होता है, मुख्यतः तो तीव्र औद्योगिकरण, तो इसका मिलान सही एक से हम कर सकते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आइए। तृतीय पंचवर्षीय में क्या होता है, ना ही उद्योग ना ही कृषि पर बात की जाती है, इसमें दोनों के विकास की बात को रखा जाता है कि उसमें किया जाएगा, दोनों को विकास की बात किया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यानी आप कह सकते हैं कि इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया जाता है, अर्थात योजना का मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की बात होती है। तो क्या वैसा प्रश्न है, ऑप्शन में है। चलिए तृतीय पंचवर्षीय आधारभूत उद्योगों का प्रसार,
चलिए नहीं, वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। चतुर्थ में आ जाइए। चतुर्थ में क्या था? चतुर्थ में ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा स्थिरता के साथ विकास, तो चौथा ये हो जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना में था न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, जिसकी चर्चा ऊपर भी हुई कि जिसमें हम लोगों ने देखा था प्राथमिक शिक्षा, पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय। तो अब क्या हो गया? बच गया। बचा प्रथम और तीसरा। देखिए प्रथम में क्या हो जाएगा? सामुदायिक विकास। हाँ, यहाँ पे कृषि की बात नहीं हुई है, कृषि आत्मनिर्भरता की बात नहीं हुई है, लेकिन इसमें क्या हो गया, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो साथ साथ में कृषि में आत्मनिर्भरता के प्राप्त के साथ साथ सामुदायिक विकास की भी बात इसमें की गई थी, ताकि क्या हो सके, खदान संकट के साथ समाधान तो था ही था, तथा कच्चा माल विशेषकर पटसन, रुई के उत्पादन को भी स्थिति को सुधारने की बात हुई थी। द्वितीय योजना में जो इसके उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आर्थिक विषमताओं को यथासंभव कम करने की बात हो गई थी। तो इन सभी के अर्थों को देखते हुए हम कह सकते हैं सामुदायिक विकास भी होगा। और तीसरा जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना, इसमें से हम लोगों ने देखा कि इसमें ना ही कृषि और उद्योग मतलब विशेष रूप से व्यक्ति किसी पर नहीं दिया गया, दोनों पे दिया गया, बल दिया गया। मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आधारभूत उद्योगों का प्रसार की बात हुई थी। नेक्स्ट देख लीजिए 36 में करा प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में को प्रमुखता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन में देखिए औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र की प्रमुखता किस में दी जाती है? वह दी जाती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसमें से हम लोग देखेंगे कि मुख्य उद्देश्य तो समाजवादी समाज की स्थापना होती है, साथ में इसमें क्या क्या था, जो औद्योगिक क्षेत्र जैसे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है, जिसमें राउरकेला में आप देखेंगे, जो राउरकेला है वह राउरकेला कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा में है, जो 1955 ईस्वी में क्या किया जाएगा, इसकी स्थापना किया जाएगा। जो जर्मनी की फर्म होती है क्रूप्स एंड डिमोंग के द्वारा किया जाता है इसकी स्थापना। फिर देखेंगे कि राउरकेला के बाद भिलाई छत्तीसगढ़ में देखेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या होता है? छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 1955 ईस्वी में भिलाई छत्तीसगढ़ में 1955 में क्या था? 1959 में उत्पादन स्टार्ट होता है पूर्व सोवियत संघ रूस के। फिर आप देखेंगे दुर्गापुर में 1955 में 1962 में स्टार्ट होता है, ब्रिटेन के सहयोग से इस स्थापना किया था। तो यह उद्योग हुआ था कृषि क्षेत्र में। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 होती है, वह प्रथम के में कृषि क्षेत्र में इसकी बात की जाती है, कृषि में आत्मनिर्भरता करने की बात की जाती है और खदान संकट से निकलने के उद्देश्य से प्रेरित होता है ये। तो यह हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस विकास पर मॉडल पर आधारित है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो जरूर हम लोगों ने देखा कि खदान संकट से निकलने की बात हो गई थी, कृषि निर्भरता पर बात हो रही थी, आत्मनिर्भरता पर। लेकिन यह जो मॉडल जिस पर बनाया गया था वह हैराल्ड डोमर मॉडल है। ये हैराल्ड डोमर मॉडल क्या है? क्या कोई व्यक्ति है? तो नहीं, एक प्रकार का ये मॉडल है जो आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करता है। यह एक प्रतिमान है आर्थिक समान मॉडल। यह अपनाया कहा जाता तो विकसित अर्थव्यवस्था से संबंधित है हैराल्ड डोमर मॉडल। तो क्या होता है इसमें? यह जो प्रतिमान होता है आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में निवेश को महत्वपूर्ण स्थान देता है। ये तो ध्यान में हो सकता है ये भी पूछे कि यह जो स्थान किसे देता है? हैराल्ड डोमर निवेश को देता है, विनिवेश को देता है, मुद्रा को देता है। तो हो सकता है तो ये इस प्रकार की आधारित होता है। नेक्स्ट देख लिए 38 में करा औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया जाता है, जिसके तहत में राउरकेला में, भिलाई में और कहाँ हो गया ये भिलाई हो गया, दुर्गापुर में स्थापना किया था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से तमिलनाडु के पेरम्बूर में रेल कोच फैक्ट्री का सवारी डब्बों का निर्माण किया था, जो 1952 ईस्वी में लगाया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने सिंदरी में भी देखा था, जो क्या क्या था, उर्वरक कारखाना 1951 ईस्वी में लगाया जाता है, जो पूरा एशिया का होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा चितरंजन में भी क्या किया जाता है, लगाया जाता है चितरंजन लोकोमोटिव, जो रेल विद्युत इंजन बनाने का कारखाना होता है। तो इन सभी को 1950 में, तो ये क्या हो जाता है, मुख्यतः औद्योगिकरण पर बात की जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए 39 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रथम का तो हैराल्ड डोमर मॉडल था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है वह जो किया जाता है वह किन पर किया जाता है? ये जो होते हैं कलकत्ता के निर्देशक होते हैं, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय कोलकाता के होते हैं। कौन? बी एन गडगिल, पीसी महालनोबिस होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा ये क्या होते हैं? जो भारतीय सांख्यिकी कार्यालय कलकत्ता है उसके ये निर्देशक होते पीसी महालनोबिस। उन्हीं के द्वारा 1 अप्रैल 1956 ईस्वी को यह मॉडल लागू किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है समाजवादी समाज की स्थापना करने की बात होती है, तथा इसमें भारी उद्योगों को लगाने की बात भी की जाती है, लगाया भी जाता है। तो यह भी हो जाएगा पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट देख लीजिए 40 में खादी ग्रामीण उद्योग की स्थापना पंचवर्षीय योजना। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए अभी हम लोगों ने जाना कि जो क्या है भारी उद्योगों में से लगाया जाता है, उद्योग की स्थापना की जाती है, जिसके कारण उसको औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 तक चलता है। साथ में इसमें से क्या होता है, जो खादी ग्रामीण
उद्योग था जो गांधी जी का जिस पर बल दिए थे कुटीर उद्योग पर, तो खादी ग्रामीण उद्योग होता है, यही द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, और इसी में से देखेंगे एक और देखेंगे स्कॉलरशिप, यानी कि प्रतिभागी विद्यार्थी को खोजने के लिए स्कॉलरशिप 1957 ईस्वी में इसी योजना में चलाया जाता है। नेक्स्ट, उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था? उद्योगों का विकास और औद्योगिकरण, याद करिए उद्योगों का विकास किस में होता है? वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होता है। और औद्योगिकरण की जो रणनीति है, इस रणनीति के तहत क्या होता है? विभिन्न क्षेत्रों में भारी उद्योग लगाए जाते हैं, तो ये द्वितीय हो जाएगा। जो कब चला था? 1956 से 61 तक। जो आधारित किस पर था? जो भारतीय सांख्यिकी विभाग कलकत्ता का होता है, उसके जो निर्देशक होते हैं पीसी महालनोबिस पर आधारित होते हैं। जो कब देते हैं? 1 अप्रैल 1956 को देते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दी थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसको प्राथमिकता दी थी? वह भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी, है ना। तो ऑप्शन को देखते हुए चलना। अब क्या होगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहीं भारी उद्योग और उद्योग की चर्चा ही नहीं होगी, कुछ और रहेगा। तो वो अगर और भी शेष अगर जो इसके उद्देश्य थे वह भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें रोजगार के अवसरों को वृद्धि करने की भी बात हुई थी, साथ में देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए वह 25% आय में वृद्धि की भी बात हुई थी। नेक्स्ट आ जाइए, 42 के बाद 43 में आते हैं। 43 में कह रहा भारत में कौन पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फील्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? कौन तैयार की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो 1928 में फील्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार किया गया था, तो आप ध्यान में रखिए वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये फील्डमैन योजना क्या है? आइए इसे समझते हैं। ये जो फील्डमैन योजना था, यह जो है कहिए महालनोबिस मॉडल, जो आर्थिक विकास एवं जो नव वादी होता है, यानी नौ मार्क्सवादी, उसी पर यह आधारित होता है। तो ये जान लीजिए कि 1928 ईस्वी में ये जो फील्डमैन होते हैं वह क्या होते हैं? उन्हीं के द्वारा यह दिया जाता है, जिसमें इसमें ये बात को रखा जाता है कि जो पूंजीगत समान क्षेत्र में जो एक समय में जो उच्च पर्याप्त क्षमता देश की उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को लंबे समय तक जो विस्तारित करती है, यानी कि उच्च पर्याप्त क्षमता के लिए जो उपभोक्ता और वस्तुओं के उत्पादन को जो एक लंबे समय तक जो विस्तारित करती है, उपभोक्ता हो गया और उसके बाद उत्पादन हो गया, दोनों के बीच का जो एक होता है उसको एक मानदंड के रूप में ये लेती है, जो दो अलग अलग प्रकार के क्या करती है? सामानों के बीच यह अंतर जो होता है वह दार्श कैपिटल मार्क्स के विचारों पर आधारित होती है। तो यह लोगों का होता है, इसमें तत्काल और भविष्य उपयोग के स्तर के बीच में इसका किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इस जो होते हैं कौन? ये फील्डमैन होते हैं। फील्डमैन जो होते हैं 1928 ईस्वी में क्या किया जाता है? वो उस समय होते हैं जो गोस्प्लान योजना आयोग में काम कर रहे होते हैं, वही वो अर्थशास्त्री होते हैं, तो उसी पर यह आधारित होता है। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरह से यह एक क्या थे? संख्याकविद थे, जो इस तरह मॉडल, मतलब मॉडल का सार यही था कि जो इस प्रकार का रणनीति का इसमें सुझाव दिया जाता है, जिसमें खपत और उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए, जो खपत होता है उसमें उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में क्या हो? निवेश सबसे पहले ज़रूरत है। निवेश तो इस मॉडल पर आधारित था कि अगर आप खपत को बढ़ाना चाह रहे हैं तो निवेश जरूरी है, क्योंकि निवेश होगा तभी तो उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तभी तो वितरण होगा, वितरण होगा तभी तो उपयोग होगा। तो इस पर यह आधारित था। नेक्स्ट 44 में देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत 3 कौन कौन थे? एक राउरकेला थे, एक भिलाई था और एक दुर्गापुर था। तो आ जाइए नेक्स्ट देख लीजिए 45 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को में स्थापित 3 लौह इस्पात कौन नहीं था? तो दुर्गापुर था। दुर्गापुर की स्थापना कब होती? दुर्गापुर की स्थापना पश्चिम बंगाल में होती है, वह 1955 में होता है। 62 से उत्पादन प्रारंभ करता है, यह ब्रिटेन की सहयोग से होता है। भिलाई होता है, भिलाई छत्तीसगढ़ में जो 1955 ईस्वी में बनता है, 1959 से अपना उत्पादन प्रारंभ करता है, जो क्या होता है? पूर्व सोवियत संघ रूस के। राउरकेला उड़ीसा में है, जो जर्मनी की फर्म क्या होता है? क्रुप्स एंड डिमोंग के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ये तीनों, लेकिन बोकारो है जो हुआ 1964 में बनता है, 1972 में उत्पादन प्रारंभ होता है। ये बोकारो वाला है जो रूस के सहयोग से किया जाता है, तो इसलिए बोकारो नहीं होगा। बोकारो भी क्या होता है? यह भी स्टील लिमिटेड ही होता है। नेक्स्ट देख लिया 45 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात शामिल नहीं थे, वो हम लोगों ने देख लिया। 46 में है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास का सर्वाधिक बल दिया गया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो क्या दिया गया? उद्योग में बल दिया गया। नेक्स्ट देख लीजिए 47 में, कह रहा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उद्योग को संतुलित विकास करना। तो कृषि उद्योग को संतुलित विकास करना। चलिए हाँ, इसमें ज़रूर ये बात हुई थी कि
क्या करना, आधारभूत उद्योग तथा भारी उद्योग के विकास पे बल दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के खदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाना। तो क्या देश के खदान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने की बात किस में हुई थी? प्रथम में हुई थी कि जो खदान से संबंधित समस्या था उससे निकलने की बात क्या हुई थी? खदान संकट से निकलने की बात प्रथम में हुई थी। तो ये तो नहीं होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे उद्देश्यों को पूरा, ऐसा तो नहीं अधूरा उद्देश्य रहा था। 2 पॉइंट समथिंग रखा गया था तो प्राप्त भी ज़्यादा ही हुआ था। 3.6 हुआ था तो लक्ष्य के तो वास्तविक लक्ष्य तो ज़्यादा ही प्राप्त रही थी। डी में देखिए, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु प्रबल प्रयास करना। अब बचा ऑप्शन एक और डी में थोड़ा सामंजस्य। एक में करा कृषि और उद्योग को संतुलित विकास। देखिए यहाँ पे कृषि पे बल नहीं दिया गया था। कृषि पर जो है, कृषि में आत्मनिर्भरता खदान में पर पहले से प्राप्त कर लिया गया था। दूसरी में मुख्यतः उद्योगों को लेकर बात हो गई थी। तो उससे ज़्यादा है ऑप्शन थर्ड में देखिए, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान कर रहे हैं तो प्रबल प्रयास, इसीलिए भारी उद्योगों की भी स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर डी पर्याप्त होगा, क्योंकि रोजगार के अवसर को इसमें वृद्धि करने की बात हो गई थी। आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करना तथा आर्थिक लाभ का समान वितरण करने की बात हुई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 48 में भारत सहायता क्लब की स्थापना। यह भी अच्छा प्रश्न है। ये वही है जो हम लोग देखे थे, ग्रामीण खाद्य योजना था ना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसी में भारत क्लब सहायता योजना का भी स्थापना हुआ था। इसी में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1957 ईस्वी में भी क्या होता है, प्रतिभा खोजो और छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को, छात्रों को खोज करना होता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जो 1951 से 56 से 61 चलता है। 49 में देख लीजिए, 49 में कहा पांचवी पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत का सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो भारत में सबसे असफल योजना हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना कहीं चला जाता है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य रखा जाता है, वास्तविक लक्ष्य तो रखा जाता है 5.6, लेकिन वास्तविक प्राप्त होता है मात्र 2.5। तो इसलिए होता है कि इसमें हम लोगों ने देखा था कि चीन युद्ध कारण भी होता है, भारत पाकिस्तान भी युद्ध होता है 1965 ईस्वी में। उसके बाद फिर 1966 ईस्वी में सूखा का भी असर होता है। तो इन सभी कारणों से यह क्या होता है, सबसे असफल साबित होता है। उसके बाद आप 3 वर्षों के लिए देखेंगे वार्षिक योजनाएं चलाया जाएगा, जिसे योजना अवकाश भी कहते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देख लीजिए 50 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आ जाइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आत्म पोषित विकास करना। चलिए रहने दीजिए, आगे बढ़िए। गरीबी उन्मूलन। ये अभी देखिए, गरीबी उन्मूलन का तृतीय में बात नहीं होता स्पष्ट रूप से। ये गरीबी उन्मूलन की बात आप देखेंगे, गरीबी हटाओ, 5वीं में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा गरीबी हटाओ वाला योजना, जिसमें इसकी बात होगी लेकर। तो इसमें भी यह भी नहीं था। रोजगार उन्मुख विकास, समाजवाद की स्थापना। तो इस प्रश्न का जो सही रोजगारोन्मुख विकास की भी, यह भी आप स्पष्ट रूप से इसमें नहीं, इसका उल्लेख किया गया था कि रोजगारोन्मुख की बात हुई थी। समाजवाद की स्थापना, देखिए समाजवाद की भी, हाँ इसमें ये जरूर था कि क्या था, समाजवादी समाज की स्थापना करने की बात हुई थी, लेकिन ऑप्शन में आत्मपोषित विकास, उससे भी ज़्यादा है। देखिए हाँ, समाजवादी समाज की स्थापना तो ये तो द्वितीय में हुई थी ना, द्वितीय में बात किया गया था, तो यह भी सी भी नहीं होगा। आत्मपोषित विकास की बात हो गई थी, यानी इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था, ताकि क्या हो सके, मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तो इसी के कारण फिर जब अगला देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो इसमें क्या होगा, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की बात होगी। तो वही होगा, आत्मपोषित विकास की बात हो गई थी इसमें तृतीय में, तो वही हो जाएगा। 51 में देख लेते हैं। 51 में कह रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो किस तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस में दिया गया था? तो कृषि को नहीं दिया गया था, उद्योग को भी नहीं दिया गया था। ऑप्शन में बचा रोजगार निर्माण और अधोसंरचना। अभी अधोसंरचना क्या है, अब देखिए जो तृतीय पंचवर्षीय योजना होता है, इसमें अधोसंरचना की बात होती है, यानी अधो माने हाफ हाफ, कुछ कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा देने की बात होती है, कुछ उद्योग को भी। इसलिए ये प्रश्न का सबसे ज़्यादा पर्याप्त ऑप्शन अधोसंरचना की बात होती है कि इसको किया जाए। नेक्स्ट देख लीजिए 52 में, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा कि दोनों क्षेत्रों पर बल दिया जाता है, मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की होती है, तो अधोसंरचना इसलिए उसे संबोधित किया गया है। कोई स्पेसिफिक ही नहीं था कि सिर्फ रोजगार ही देना है। 52 में देख लिया, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आइए इसे हम लोग अब समझते हैं। वह हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऐसा क्यों कहा है? ऐसा इसलिए कहा है कि प्राथमिकता से हटकर है, प्राथमिकता को विकास से हटकर प्रतिरक्षा की ओर। क्या होता है तीसरी पंचवर्षीय योजना में जब बनती है योजना, तो जब 1961 से 66 की जो योजना होती है, उसमें मुख्यतः कृषि और गेहूं के उत्पादन के सुधार की बात यहाँ पर जोड़ दिया जाता है कि इस पर सुधार किया जाएगा। लेकिन परिस्थिति यह होता है कि गेहूं और
कृषि के विकास की सुधार की तो जोर दिया जाता है, लेकिन 62 में भारत चीन युद्ध हो जाता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में कमजोरी होता है उसका उजागर देखने को मिलता है और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान स्थानांतरित हो जाता है। इसीलिए यह प्रश्न है, क्योंकि युद्ध होता है तो उस समय जो उसको उजागर होता कमी का, उसमें रक्षा क्षेत्र में लग जाता है, तो यही प्राथमिकता के विकास से हटकर क्या हो जाता, वह प्रतिरक्षा में क्या हो जाता, आप आगे देखेंगे इकोनॉमिक्स में ही चर्चा, प्रतिरक्षा में क्या होता है, तीनों हो जाते हैं, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तो ही प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर देता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। फिर आप देखेंगे कि फिर तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा, फिर 1965 ये 66 में क्या होगा, भारत पाक के साथ भी युद्ध होगा, तो उसमें भी मुद्रास्फीति की प्राथमिकता का नेतृत्व में यह युद्ध किया जाएगा, स्थिरीकरण को ले जाएगा। तो ये होगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 53 में किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति को स्थिरता लाने की थी? अब कौन सा, आप देखिए, करा उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति को। अब क्या हो जाता है, यह प्रश्न इसलिए बोला जा रहा है, वह हो जाएगा उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित और आर्थिक स्थिति की स्थिरता। देखिए, यह जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो 69 से 74 होता है, इसमें क्या क्या आता है, आर्थिक स्थिरता की बात की जाती है, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की बात की जाती है, तो वही करा आर्थिक स्थिति में स्थिरता, यानी स्थिरता के साथ आर्थिक विकास की बात की जाती है तथा आत्मनिर्भर की बात की जाती है, यानी उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रण। मुद्रास्फीति क्या था, मुद्रास्फीति था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि वस्तुओं का दाम, इसमें मुद्रा, देखिए मुद्रा हो गया, मुद्रा का मुद्रा हो गया, रुपया जो भी, स्फीति का मतलब होता है फैलाव, यानी इसमें क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तथा मुद्रा का मूल्य में कमी आ जाता है, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जिसमें था मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए क्या विभिन्न तरह के, जिसमें शाख नियंत्रण, ये सभी परिस्थितियों को अपनाया जाता था, जिसमें हम लोग देखें आरबीआई का जो पॉलिसी था, शाख नियंत्रण हो गया, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, ये सभी को अपनाया जाता था। तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आर्थिक स्थिति में। 54 में देख लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद करिए, हरित क्रांति को कौन जन्म देता है, वह 1966 ईस्वी में आता है। कैसे आता है, वह आता है, भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है वह बी.आर. स्वामीनाथन को माना जाता है, क्योंकि बी.आर. स्वामीनाथन क्या करते हैं, मैक्सिको के बीज और पंजाब की गेहूं के बीज को संकर कराकर एक उच्च किस्म का जाति का प्रजात करते हैं, जो हाइब्रिड यील्डिंग HYB कराया जाता है, 1966 ईस्वी में आता है। हालांकि जो पूरे विश्व में तो वो नॉर्मन बोरलॉग 1960 में ही आ जाता है, उन्हीं का कॉन्सेप्ट का ये इस्तेमाल कर उसी तरह के पत्ती को ये अपनाते हैं, तो वह 1966 में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हो जाता है, उसी में ये दे दिया जाता, तो वही करा कृषि नीति की योजना बनाई गई थी, हरित क्रांति हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि यह क्या होता है, 51 से 66 होता है, उसी के क्रम में ये बना दिया जाता है। फिर आप देखेंगे कि उसमें क्या होगा, मुख्यतः कृषि, मुख्य गेहूँ हो गया, धान हो गया, और इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां, भारत में स्वसंपोषित विकास, संपोषित मतलब पालित पोषित क्या हुआ, खुद से विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। किसमें किया गया था, खुद से मतलब पालित पोषित, स्व मतलब तो स्वयं हो गया, संपोषित मैंने पालन पोषण किया हुआ, विकास का उद्देश्य तो तृतीय में, चौथी में, पाँचवीं में और छठी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तृतीय में। ऐसा क्यों कहा गया, स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें दोनों क्षेत्र में भी आया था। स्टार्टिंग में किस तरह से गेहूँ और धान की जो उत्पादन, गेहूँ और कृषि जो होता है, जो ही अंतर्गत जो कृषि और गेहूँ के उत्पादन के क्षेत्र में सुधार की बात की जाती है, स्वसंपोषित विकास, लेकिन फिर किस तरह से वो क्या कर दिया जाता है, भारत चीन युद्ध के बाद वो जो विकासात्मक से हटकर वो प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया जाता है। फिर 65 में होता है जो उसको अर्थव्यवस्था को क्या होता है, यानी जो उद्योग का ध्यान होता है वो उस ओर स्थानांतरित कर लेता है। तो इस तरह से यह स्वसंपोषित के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों क्षेत्र में बल दिया जाता है। अब मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के साथ आत्मनिर्भरता बनाने की बात होती है। 56 में देख लिए, करा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को असफल हो रहने का कारण क्या था, कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो होता है वह होता है 1969 से 74। अब ऐसा क्यों बोला गया कि ये असफल हुआ, हाँ तृतीय में तो हम लोगों ने जाना कि 2.6 रखा गया, 5.6 रखा गया तो मात्र प्राप्त हुआ 2। तो चौथी जो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना होता है, इसमें भी जो लक्ष्य होता है वह 5.6 रखा जाता है, लेकिन मात्र प्राप्त होता है कितना, 3.3 प्राप्त होता है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। कारण क्या होता है, क्योंकि प्रथम चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 होता है। अब देखिए 1969 के 74 के बीच में क्या होता है, 1969 से 74 के बीच में 1971 में आप देखेंगे, 1971 में आप देखेंगे ये क्या होता है, भारत और बांग्लादेश का जो, बांग्लादेश वहाँ मुक्ति के लिए आप आवाज़ उठाने लगता है अलग होने के लिए, है ना, तो वही बांग्लादेश मुक्ति का जो युद्ध हो जाता है,
उसमें काफ़ी मतलब तनाव देखने को मिलता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में प्रभावित होता है। भारत बांग्लादेश में स्थिति क्या हो गई थी, संकीर्ण हो जाता है। तो वही करा ऑप्शन में, बांग्लादेश शरणार्थियों का आना बिल्कुल है, तो उससे कुछ शरणार्थी भारत में आ जाते हैं। खराब मानसून भी रहता है, बिगड़ती कीमत, अच्छा खराब मानसून तो रहता है। और बांग्लादेश शरणार्थियों का आना, हाँ बांग्लादेश शरणार्थियों का आना, बिगड़ती मानसून, बिल्कुल सही बात है, वह भी एक कारण होता है। और क्या हो गया, बिगड़ती कीमत। ये तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका पर्याप्त है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। भारत चीन युद्ध, तो इसलिए ये दोनों तो ऑप्शन ऐसे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यह प्रभावित करता है तृतीय पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन सी में है बांग्लादेशियों शरणार्थियों का आना इसलिए आता है क्योंकि उस समय बांग्लादेश मुक्ति के लिए आवाज़ उठाता है, वह अलग होने के लिए, तो अलग भी होता है, तो उसको लेकर बहुत सारे जो हो जाते हैं, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश में आते हैं, इधर वाले वहाँ चले जाते हैं। नेक्स्ट 757 में देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के साथ साथ आत्मनिर्भरता की भी बात की जाती है। तो ये हो जाता है, ये कौन सा पंचवर्षीय ये आधारित था, वह गडगिल समिति, गडगिल योजना पर आधारित होता है। अब ये गडगिल कौन होते हैं, तो ये देखिए ये जो गडगिल होते हैं मतलब वो भी इकोनॉमिक्स ही होते हैं, तो उन्हीं के मॉडल पर ये आधारित होता है, डी आर गडगिल। तो ध्यान में रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसमें भी विकास दर रखा जाता है, कितना रखा जाता है 5.6, लेकिन मात्र प्राप्त होता है 3.3 ही प्राप्त होता है। कारण हम लोगों ने देखा कि क्या होता है 1969 से 1971 में होता है बांग्लादेश मुक्ति ये को लेकर बात करने लगती है, तो भारत और बांग्लादेश में स्थिति थोड़ा क्या हो जाता है, तनावपूर्ण देखने को मिलता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगमन पत्र किसने तैयार किया था, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद जिसमें से लक्ष्य रखा गया था स्थिरता के साथ क्या करना, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर बात की गई थी। उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय जो योजना होता है वह क्या होता है, यह समय से 1 वर्ष पहले समाप्ति हो जाती। क्यों, जिसका देखिए ये तो था 1974 से, यानी देखिए 74 से था, 79 था, लेकिन 78 में लोकसभा का चुनाव होता है और इसमें कांग्रेस जो पहले से सरकार चलती आ रही थी उसका क्या हो जाता है, यहाँ पर विघटन हो जाता है, उसकी सरकार गिर जाती है और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की बनती है, जनता पार्टी की, और वह इस पार्टी को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो वही जो आधारित होता है ये डीपी धर पर होता है, क्योंकि ये जो उनकी जनता पार्टी उन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है, डीपी धर पर आधारित होता है। मुख्य उद्देश्य इनका होता है गरीबी उन्मूलन करना, इसमें बात की जाती है गरीबी को उन्मूलन करने की बात रखी जाती है। तथा पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत ही हम लोगों ने देखा था ना, न्यूनतम आवश्यकता का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें लागू किया गया था न्यूनतम आवश्यकताओं का। तथा आप फिर देखेंगे, फिर जैसे ही खत्म होगा फिर जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वह गुन्नार मिडल के द्वारा अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग किसी अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं।